92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाज़रीन, 9 मार्च 2022 के बाद मुख्तलिफ सियासी मवाक़ों पर और पार्लिमानी मवाक़ों पर हमने ये देखा कि मुल्क के आइनी सरबरा, इस्लामी जमहूरियत ऑफ पाकिस्तान के आइनी सरबरा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो एटीट्यूड या जो बिहेवियर इख्तियार किया गया, वो हमेशा ऐसे नहीं लगा कि वो एक इस्लामी मुल्क के आइनी सरबरा हैं, बल्कि ऐसा लगा कई मौक़ों पर कि वो एक सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हैं, बल्कि एक आइनी सरबरा कम नज़र आते हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से हालिया दिनों में भी इस वक्त जो एक कौमी असम्बली का इजलास 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आइनी तौर पर 21 दिन के बाद 29 फरवरी को होना है, एक समरी उन्हें रवाना की गई है। इतलात ये हैं कि उस समरी पर ताहाल उन्होंने दस्तखत यानी मोहर सब्त नहीं की, और उनका यह मौक़िफ़ है जो ज़राए के हवाले से सामने आ रहा है। मौक़िफ़ यह है कि जब तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अराकीन मखसूस नशिस्तों पर आने हैं उनका फैसला नहीं होता, उस वक्त तक इजलास बुलाना गैर आइनी या गैर कानूनी है। यह प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का एक ऑफ द रिकॉर्ड ज़राए के हवाले से मौक़िफ़ है। इस सिलसिले में पार्लिमानी उमूर की वजारत से जब हमने बात की तो उनका यह कहना है कि 21 दिन आइनी कदगन है और 21 दिन के बाद 29 फरवरी को सदर आरिफ अलवी इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, सेक्रेटरी असम्बली इजलास बुलाएंगे और इजलास होगा आइनी तौर पर। और यही कन्फर्म किया है हमारे सोर्सेज ने जो कि निगरान हुकूमत में है पार्लिमानी उमूर के। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जो लोग आज मेरे साथ मौजूद होंगे, हाफिज हसन साहब आईनी माहिर हैं, कानूनी माहिर हैं, उनसे बात करेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं। इमदाद सुमरो साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासी और आइनी सिचुएशन पर। लेकिन इन तमाम मेहमानों के पास जाने से पहले आपको ये बताऊं कि 2 सेगमेंट्स में हम इस पर बात करेंगे और आखिरी सेगमेंट में ज़रा बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे रिपोर्टर हैं 92 के फ़हीम अख्तर, ज़रा उनसे अपडेट लें कि उनके पास इस मामले पर क्या अपडेट है। फ़हीम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। फ़हीम, क्या आपके पास अपडेट है प्रेसिडेंट की जानिब से? क्या समरी पर दस्तखत कर दिए गए या नहीं किए जा रहे? तो उसकी बुनियादी वजह आपकी मालूमात में क्या है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐवान सदर की जानिब से जो खबर आई है कि सदर मुमलिकत ने अभी तक वो दस्तखत नहीं किए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी के ऊपर, और ज़राए का ये बताना है कि सदर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी हैं, वो अभी तक उनको नहीं दी गई। और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला हतमी इस हवाले से नहीं करता तब तक सदर पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और ज़राए से भी खबर ये सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा है, उनकी सदर पाकिस्तान के साथ टेलीफोन के ऊपर उनका राब्ता हुआ है और उस राब्ते के अंदर सदर पाकिस्तान से ये उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ का जिस तरीके से मैंडेट जो है वो चलाया गया है, इसके ऊपर आप रजिस्ट करें। और इस टेलीफोन गुफ्तगू के अंदर इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया गया है कि जो सदर पाकिस्तान है वो असम्बली का इजलास बुलाने की जो समरी है वो उसके ऊपर दस्तखत तब तक नहीं करेंगे जब तक ये मामला नहीं हो पाता। जबकि अगर आप कानूनी तौर के ऊपर देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें दे भी देता है तो भी ये जो नशिस्तों की अलाटमेंट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कम से कम 20 से 25 दिन मांगती है, क्योंकि इनकी तरफ से जो लिस्ट है वो फ़हीम लिस्ट जमा नहीं की गई। आप चूंकि इलेक्शन कमीशन को भी कवर करते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक 26 फरवरी को यानी कल कोई अहम इजलास इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का भी होना है। जी, कल इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से इजलास होना है और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और जो कौमी असम्बली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो लोग शामिल हुए हैं आज़ाद हैसियत में जो उनकी जमात के अंदर, उसके ऊपर उनको नशिस्तें मिलनी है या फिर नहीं मिलनी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ज़राए से कि ये नशिस्तें उनको नहीं दी जाएंगी, और अगर दे भी दी जाती हैं तो सदर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ के ऐवान मुकम्मल करें। वो ऐवान तो अगले कम से कम 20 दिन तक मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि इनकी लिस्ट नहीं है। उसके ऊपर फिर जब लिस्टें जमा कराएंगे, फिर नॉमिनेशन पेपर्स होंगे, फिर स्क्रूटनी वगैरह का प्रोसेस, और फिर जब फाइनल लिस्ट होगी तब जाकर अलॉटमेंट होगी। तो सदर पाकिस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है वो अपनी जगह, लेकिन 21 दिन के बाद जो कायनी जरूरत है और फिर सेक्रेटरी या फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास बुला बिल्कुल ठीक हो गया फ़हीम का ओथ करवा लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लेटेस्ट पोजीशन से अपडेट किया। हाफिज साहब, अगर आपकी इजाजत हो मैं जरा पॉलिटिकल एनालिस्ट से गुफ्तगू करके फिर आपके पास आईनी पोजीशन पे आता हूं। इमदाद सुमरो साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को और आपको क्या लगता है कि 29 फरवरी को इजलास हो जाएगा या फिर मामला हमें अदालतों में जाता हुआ नजर आएगा? बहुत शुक्रिया शायद, मुझे नहीं लगता कि मामला अदालतों में जाएगा। एक क्लियर कट आईनी पोजीशन है इंतखाबात में, और इन्हीं जो जवाब सदर साहब दे रहे हैं वो फिर वो जवाब पंजाब पे भी अप्लाई होता, वो जवाब सिंध पर भी अप्लाई होता,
था। इन 2 सूबों में तो और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात भी हो गए हैं और कल दोनों सूबों में वज़ीर आला वज़ीर-ए-आला का इंतखाब भी होने जा रहा है। सदर साहब जो है उनका एक वतीरा है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर बिहेव करते रहे हैं। नो डाउट के वाले सदर जो है वहां पर सियासी शख्सियात माजी में भी बैठी रही हैं, लेकिन सिस्टम को जैम करने की उन्होंने हर बार कोशिश की है। थोड़ा सा मगर पीछे तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और उसके बाद एक गैर आईनी अमल किया गया था। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग की थी अपना कासिम सूरी साहब ने उसको अपना तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ। तो प्लानिंग के तहत उस वक्त के जो वजीर आजम थे, बल्कि वो तो माजूर वजीर आजम थे, उन्होंने एडवाइस भेजी सदर साहब को और सदर साहब ने फिर से रिजॉल्व कर ली थी और इंतखाबात करवा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। गैर आईनी करार नहीं दिया, कहा कि आइन तोड़ा गया है, तो आइन तोड़ा गया। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट तकर्री थी, आपको याद होगा, उस तकर्री में हडल की कोशिश की गई और फिर वजीर जब मुंतखब हुए शहबाज शरीफ साहब तो उनका हलफ लेने से इनकार किया गया। तो ये आईनी पोजीशन है सदर साहब की। सदर साहब की जो हमदर्दियां मोहब्बतें अपनी जगह हो, लेकिन वो बतौर सदर जो जिम्मेदारियां हैं आइन की, वो उन्होंने अदा नहीं की। गवर्नर पंजाब के मामले पर आपको याद होगा, उमर सरफराज चीमा साहब को हटाकर वजीर शहबाज शरीफ साहब ने अपना गवर्नर के लिए जो समरी मूव की थी, तो उस पर जो बैठ गए साहब ने कहा था कि जी मेरी खुशनुदी जो है वो उमर सरफराज चीमा को हासिल है, और उसमें एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ था। तो आरिफ अलवी साहब बहरान क्रिएट करते रहे हैं और अब भी वो बहरान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, बेहतर तो अपना जो कानूनी माहिर है एहसान साहब ये बता सकते हैं, वो बता सकते हैं। बिल्कुल इमदाद, 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। पीजे मीर साहब, इमदाद को भी आपने सुना, फहीम को भी सुना और आप भी गहरी निगाह रखते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं, उनकी एक पोजीशन पिछले 2 सालों में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह के बजाय एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल वर्कर की, पीटीआई के वर्कर की नजर आती है। आपके ख्याल में हालिया जो सिचुएशन है इलेक्शन के बाद की, अब चूंकि बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, प्रेसिडेंट साहब ने भी अगले चंद दिनों में, जिसे कहते हैं अगले चंद हफ्तों में इलेक्शन होने के बाद चले जाना है, आपको नहीं लगता कि उन्हें इस वक्त ये नहीं करना चाहिए था? पीजे साहब, शायद बात यह है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, क्या हम उस पर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी हैं, जहां कन्वीनियंट है हम उसको यूज कर लेते हैं, जहां नहीं है हम उसको बिल्कुल साइड पर रख लेते हैं। बेसिकली आपने सही कहा, प्रेसिडेंट अलवी ने कई दफा एक परसेप्शन दिया है कि वो बिल्कुल एक पीटीआई के प्रेसिडेंट है और फेडरेशन के प्रेसिडेंट नहीं है। ये परसेप्शन आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो वो बात कर रहे हैं, हमने इस पे जो डिबेट करनी है या इस पे जो इसको एनालाइज करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज राइट। कॉन्स्टिट्यूशनली जब आपकी असेंबली पूरी नहीं है, हाउ कैन यू डिटर्मिन द फेट ऑफ द असेंबली, और आप उसकी लीगैलिटी ले लो, उसकी पोजीशंस ले लो, जो मर्जी पार्टी हो, तो उसके अंदर ही इज राइट। और यहां एक्चुअली ब्लेम आप प्रेसिडेंट को नहीं कर सकते, ब्लेम करें इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसने आपके पूरे इलेक्शन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और टाइम पे इन्होंने डिलीवर नहीं किया, बिकॉज इनकी अनटाइमली डिलीवरी, इनकी कंट्रोवर्सीज, इनकी नेग्लिजेंस, इनकी इनकॉम्पिटेंस, एंड दैट इज द रीजन एक पार्टी सफर नहीं कर रही। एंटायर पॉलिटिकल डायस्पोरा इज सफरिंग बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक इनको एड्रेस करना चाहिए। अब आपने कहा कि कल ये इजलास कर रहे हैं, आई होप जिस तरह पहले कह रहे थे ना कि निजी इलेक्शन नहीं हो सकते, पैसे कोई नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, हमारे पास वो आरओज रेडी नहीं है, डीआरओज रेडी नहीं है, डीआरओज की ट्रेनिंग इन्होंने बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कल कर दो ना फिर डिसीजन। आपने तो पूरे सिस्टम को रोका हुआ है। हाँ, 21 दिन के बाद फिर आपके पास जो एक लकूना आता है उसके अंदर वो सेक्रेटरी बना लेगा। सो वी आर मेकिंग अ जोक ऑफ आवरसेल्व्स एज ए नेशन। सही, बिल्कुल ठीक। हाफिज एहसान साहब, पीजे साहब का पॉइंट आपने सुना, 2 बहुत अहम बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा सिस्टम रोका हुआ है, पहले इल्ज़ाम जो है वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पर लग रहा है, फिर पीजे साहब कहते हैं कि इसके जिम्मेदार प्रेसिडेंट आरिफ अलवी नहीं, इलेक्शन कमीशन ज़्यादा है।
आईनी और कानूनी तौर पे आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये फैसला जल्द से जल्द कर लेना चाहिए था? जितना डिले हुआ उसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई, या आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट अलवी पहले से ही उस माइंड बना के बैठे हुए थे? देखिए, शायद इस अगर सारी सिचुएशन को दो एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये सारी जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं या एक अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन है, ये स्टार्ट होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के उस प्रोसेस से जो अप्रैल 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के मुताबिक दोबारा हुआ और उसके बाद एक इशू चलता आ रहा है। और ये जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है फ्रॉम दैट डे, या ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रॉब्लम करता आया है, या ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए प्रॉब्लम करता है, या पाकिस्तान के जो हाई नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनके अंदर करता है। और कोई भी एक ऐसा एक्शन नहीं है जिसको पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया हो उसको सस्टेन किया हो, चाहे वो आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। देखें ना कि आपका नंबर 1 देख लें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गलत तौर पे प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद एक प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे उन्हें प्राइम मिनिस्टर लगाया और 7 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया। फिर पंजाब के अंदर आप ये देख लें कि वो जो गवर्नर्स का इशू था उसके अंदर जब हाई कोर्ट ने अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी तो फिर प्रेसिडेंट साहब उस पर पीछे हटे। फिर आपने ये देखा कि नेशनल सिक्योरिटी जो बिल थे मिलिट्री लॉज या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जब वो प्रेसिडेंट के पास अगस्त के अंदर गए तो प्रेसिडेंट ने फिर वहां पे एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला जो है उन पे भी रहम करे। और फिर आप देखें कि प्रेसिडेंट का हाईएस्ट ऑफिस का सेक्रेटरी जो है वो डिनाई करता है कि सदर साहब आप ठीक नहीं कर रहे। फिर प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63A का रेफरेंस जो उससे पहले आया जिसके अंदर जो वोट्स काउंट या नो काउंट या सुप्रीम कोर्ट का रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इशू आया जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने कन्फ्रंटेशन किया, वो रेफरेंस भी प्री मैच्योर था। वो चीज होती तो आप उस चीज पे जाते ना, आपने प्रीएम्प्ट किया, उस प्रीएम्प्ट सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो प्रोपोजिशन नहीं थी और जब पंजाब के अंदर चीजें आई तो वो आई। अब भी मैं समझता हूं कि जो चीज ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है वो पूरी कर चुके हैं। इस वक्त वो एक एक्सटेंडेड टर्म के अंदर है कि जिसके अंदर चूंकि टर्म उनकी पूरी हुई, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा तो वो रहेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज का इशू, असेंबली डिसॉल्व हो गई, नई असेंबली के आने तक, नई इलेक्शन तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं आर्टिकल 44(5) के नीचे। अब ये है कि उसका शेड्यूल इलेक्शन कमीशन करेगा और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपका जनरल इलेक्शन हो जाए तो उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपने करवाना है। अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव या प्रेसिडेंट का है। अब आर्टिकल 91(2) जो है वो इस सारी सिचुएशन को डील करता है और ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को है। ना ये पाबंद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, ना ये पाबंद स्पीकर का है। कॉन्स्टिट्यूशन उसे ये कहता है कि अगर असेंबली का इलेक्शन हो जाए तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपने इजलास को बुलाना है और वो आर्टिकल 91(2) है। जब आपने उसको इजलास बुलाना है तो उसका पहला प्रोसेस ये आएगा। लेकिन पीजे साहब जो पॉइंट उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जब असेंबली पूरी ही नहीं है तो आप कैसे उसका हल करवा रहे हैं और कैसे वज़ीर आज़म और स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे? असेंबली आपकी पूरी होना या न होना जो है वो तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा ना। एक सेकंड, आपकी बात से ये लग रहा है कि 29 तारीख को 2 और 3 हल्फ उठाएं, लेकिन ना, ये इशू नहीं है। इशू इस वक्त ये है कि आर्टिकल 51 के नीचे एक कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन के अंदर पूरे मुल्क के अंदर जो 266 हल्के तो उसके इलेक्शंस हुए, कुछ फौत हो गए, वो नहीं आए। उसके बाद आपकी रिजर्व सीट थी। 51 के अंदर एक प्रोसेस ये है कि रिजर्व सीट किसको मिलनी चाहिए, जिनको मिलनी चाहिए थी मिल गई, जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट। हां, एक चीज इसके अंदर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इनएक्शन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर मामले के अंदर इनएक्शन करता है। जब यह चीज आई थी 3 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 51 के नीचे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन था। आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके कहते कि भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बाहर की पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं है उसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते और हम आपकी रिक्वेस्ट टर्न डाउन करते हैं या एक ऑप्शन दे देते हैं कि या आप इसको वापस हम कर रहे हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आप चले जाते। अब आप ये देखें ना कि बात तो उस हद तक ठीक है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ओथ भी आ रहे हैं, 2 असेंबलीज के आ गए, स्पीकर्स भी आ गया, कल को उसका हो जाएंगे। तो अगर आपने और फैसला यही आएगा, मैं आपको बताऊं इसलिए आएगा फैसला कि आर्टिकल 51 के नीचे ये सेक्शन 104 के नीचे कोई भी इंडिपेंडेंट
कैंडिडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा उसकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस का होना जरूरी है। और नंबर 2 ना सिर्फ होना। जरा पॉलिटिकल मामला इमदाद को दोबारा ऐड करता हूं। इमदाद, आपने कहा कि मामला अदालतों में आपको जाता नजर नहीं आता, लेकिन जो बात कर रहे हैं हाफिज एहसान साहब, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करती है, मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला फिर अदालतों में ही मुझे और आपको नजर आएगा। इमदाद जी बिल्कुल, ये मामला अदालतों में जाएगा, क्योंकि देखिए जो इशू है वो है मखसूस नशिस्तों का, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं जमा हुई जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं। और कल इलेक्शन कमीशन का इजलास है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि उनको मिलनी चाहिए। कुछ माजी की कुछ मिसालें मौजूद हैं कि जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी फहरिस्तें थी खवातीन की, वो जमा थी, उनका नंबर जरा ज्यादा आ गया, तो उसके बाद उसमें एडिशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आप अपना जो है वो बढ़वा दें, अपने नए नाम शामिल कर। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिरे से कोई फहरिस्त है ही नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। अब ये मामला नया है, ये आईटी में भी नया मामला है, और इसमें तशरीह चाहिए होगी, और कमीशन खुद से मुझे नहीं लगता कि कोई फैसला करने की पोजीशन में होगा। ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और जब सदर साहब इलेक्शन अपना इजलास नहीं बुला रहे और खुद इजलास जो है असेंबली सेक्रेटेरिएट या स्पीकर बुला लेंगे 29 को, तो वो मामला भी कोई ना कोई जो है बदला लेकर, कोई ना कोई फरीक लेकर, खासतौर पर पीटीआई अदालत में जाएगी, तो मामला जाएगा। शायद ये मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान को माजी में कभी सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जीत कर तो आए, लेकिन उनका सियासी जो है वो मुस्तकबिल का उनको भी ना पता हो कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला किस तरह होगा। तो तशरीह दरकार है, और मुझे लगता है कि मामला अदालत में जाएगा। बिल्कुल ठीक। पीजे मीर साहब, आपने सुना इमदाद सुमरो को और हाफिज एहसान साहब को, अब आपको लगता है कि मामला फिर अदालतों में ही जाता हुआ नजर आता है? जैसे इमदाद ने मेंशन किया कि ना सिर्फ इस असेंबली का ओथ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली होगा 21 दिन बाद, लेकिन उसे भी कोई जाके चैलेंज करेगा, तो मामला तो फिर अदालतों में। स्टेबिलिटी तो कहीं नजर नहीं आती पीजे साहब। शायद जब आपके इलेक्शंस ही फार्सिकल होंगे तो फिर एंड में आपने जाना तो अदालतों के अंदर ही है। मैंने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि ये इलेक्शंस ठीक नहीं है, ये फार्सिकल इलेक्शंस हैं। देखें, फंडामेंटली जब आप एक पार्टी को बिल्कुल आउट कर देते हैं, उसका निशान हटा देते हैं, तो फिर आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? देखो ना, यू हैव टू बी फेयर इन लाइफ। आप किस डेमोक्रेसी, देन डोंट टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। देन इस वक्त जो चीज है, जिसको भी है, पीटीआई को है, नून को है, पीपीपी को है, जेयू है, जो मर्जी है, अगर वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड तो यस, आपका रिकोर्स तो कोर्ट ही है, क्योंकि बेसिकली हर चीज तो अब कोर्ट आपको डिसाइड कर रहा है। इलेक्शंस भी उसने डिसाइड किए हैं, पॉलिटिकली आप एक चेयर पे बैठे नहीं। इलेक्शन कमीशन जैसे पहले कहा कि उसने अपनी इनकॉम्पिटेंसी दिखा दी, तो एट द एंड ऑफ द डे सारे मसले मसाइल तो अब आपके कोर्ट्स ने हल करने, एंड दैट इज द ओनली रूट लेफ्ट। और दूसरा रूट मुझे बता दे है तो देन वील गो ऑन दैट रूट, बट देयर इज नो अदर रूट ऑन दैट। सो ये जो है, ये मैं इसको गंद कहूं, इसको कॉम्प्लिकेशन कहूं, इसको मैं नाइत्तेफाकी कहूं, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, क्या हो गया, क्या कहूं? अब तो कोर्ट ही है कि कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट जब आता है तो फिर आप कोर्ट की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं सारे। तो अब हम क्या करें? पीजे साहब, उस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं जो हाफिज एहसान साहब ने उठाया? हाफिज एहसान साहब ने जो पॉइंट उठाया कि जो जमात पार्लियामान में नहीं है उसके अराकीन को ज्वाइन करने की सूरत में मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं, इस पे अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है, और इसकी क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स नहीं देनी है। आपके ख्याल में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के बावजूद भी पीटीआई को ये सीट्स नहीं मिल सकेंगी? पीजे साहब देखें, नंबर 1, अगर एक पार्टी नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट होके आए हैं, तो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? वो आपने टेक्निकलिटी पे जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के उसके रूट पे जाना है, तो वो इसको इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लें। वो एट द एंड ऑफ द डे आप एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं इंडिपेंडेंस का। द क्वेश्चन इज कि हमने इतनी खिचड़ी बना ली है कि हर एक को शौक है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने की, लेकिन आपका ये जो बैठा हुआ है ये पीटीआई वाला मसला, इसको हम कैसे रिजॉल्व करें? ये कौन लोग हैं? ये क्या इंडिया के हैं? ये क्या अफगानिस्तान के हैं? दे आर पाकिस्तानीज।
they want representation of the constituency in the houses of parliament. तो अगर आप उनको डिनाई करोगे तो फिर क्या करोगे? फिर जिस तरह एक डिबेट है, परसेप्शन बिल्कुल ठीक जा रहा है। पीजे साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद पीजे साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके दोबारा मेहमानों के सामने ये सारी सूरत-ए-हाल रखेंगे और इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाफिज एहसान साहब। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये रखूंगा, प्रेसिडेंट साहब का जो एक्ट है उसको साइड पे रखते हुए 2 मिनट के लिए, ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है, आप चूंकि आईनी और कानूनी माहिर हैं, इमदाद ने एक और चीज़ की निशानदेही की है, उसे मैं ज़रा लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? जो भी लाजमी सी बात है, जैसे पीजे साहब ने कहा, जो लोग मुंतखब होकर आए वो हिंदुस्तान के तो नहीं है, इसी मुल्क में मुंतखब हुए हैं, अगर उनका एक ड्यू राइट बनता है मखसूस नशस्तों का, तो आप समझते हैं आईनी और कानूनी तौर पर जो मौक़िफ़ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशस्तों के हवाले से या PTI का, वो ठीक है? देखिए, शायद क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एज ए राइट असेंबली के अंदर रिजर्व सीट डिमांड कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक एज ए राइट वो डिमांड नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना ग्रुप बना के नहीं कर सकते? नहीं, अपना ग्रुप बना के। अब आप ये देखें ना, दूसरा ये कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं? एक सवाल आपके सामने और कर सकते हैं, और आपके सामने एक सवाल आपके सामने और रखता हूं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनका जब KPK के मर्जर हुआ फाटा के अजला का, तो वहां से उनके 3 लोग मुंतखब हुए, वो इंडिपेंडेंट हैसियत में मुंतखब हुए थे, बाद में उन्होंने BAP ज्वाइन की। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में उन्हें एक खातून की मखसूस नशस्त उसके बाद मिली। तो सेम इज द केस PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लेज करते हैं कि हमें भी उसी तरह नहीं, उस वक्त भी अगर आप ये देखें ना, उस वक्त भी 3 पार्टीज का झगड़ा था। उसमें PTI भी थी, JUIF भी थी, और उसके बाद आपका BAP थी, और मामला हाई कोर्ट के अंदर गया। हाई कोर्ट से रिमांड होकर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आया, तो उसके लिए फिर उन्होंने दोबारा एक शेड्यूल जारी किया, और उस शेड्यूल के अंदर जाके वो पेपर्स जो थे वो जमा। डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एंटरटेन नहीं किया था, आफ्टर दी पेशावर हाई कोर्ट किया था। दूसरा उस चीज के अंदर यह कि इस वक्त ये इशू देना या ना देना जो चल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसाइड कर लेना चाहिए था, इस कंफ्यूजन के अंदर नहीं रहना चाहिए था, और ये डिसाइड पंजाब एक आईनी और कानूनी सवाल ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एनलिस्ट है, उनके पास इंतखाबी निशान मौजूद था, लेकिन उनके जो अपने प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ा। कोई नुमाइंदगी अगर कौमी असेंबली में हासिल नहीं कर सकी, तो क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे जब बाकी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे तो उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? नहीं, देखें, शायद 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक क्लियर ये है कि अगर असेंबली के अंदर आपकी प्रेजेंस है और आपकी 5% सीट्स का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेंच मार्क है 4.35 का, तो आप एलिजिबल हैं, और उस एलिजिबिलिटी के अंदर अगर इंडिपेंडेंट्स आपको ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसके मुताबिक प्रोपोर्शन के मुताबिक आपको सीट्स मिलती हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर यह है कि अनप्रेसिडेंटेड एक मेजर चंक जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट आए हैं, ना उन्होंने जिसको ज्वाइन करना है, ना उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट दी, ना उनके प्रेसिडेंट ने अपनी पार्टी के निशान पे लड़ा, और अब तीसरी मूव आके पहले वो गए आपके मुत्तहिदा वहदत मुस्लिमीन के अंदर, और उसका एक रिएक्शन आया। उस रिएक्शन करने के अंदर आपकी एक पॉलिटिकल मूव तो हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली आपके इंटाइटलमेंट नहीं है। हाँ, उसके अंदर जो चीज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 51 के नीचे फौरन डिसाइड करके ये इशू रिजॉल्व कर देना चाहिए था आज से 3 दिन पहले। लेकिन जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन आई हुई है वो शायद इशू वाला, ये सीट्स वाला बात में है, वो प्रेसिडेंट का इजलास को अब तक न बुलाना बात है। अब प्रेसिडेंट इस पर 1 मिनट आपको रोकता हूं। इमदाद, आपने जो पिछले सेगमेंट में एक पॉइंट आउट किया कि प्रेसिडेंट साहब ने जो भी उस वक्त रूलिंग कासिम सूरी साहब ने दी थी, असेंबली तहलील कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर आईनी करार दिया और जिसे कहते हैं आइन की वायलेशन करार दिया। इमदाद, आपको नहीं लगता कि उस वक्त जो शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिटिकल कमजोरी थी, वो उस मामले को आगे इनिशिएट नहीं कर सकी? देखिए, सदर साहब के खिलाफ तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी उस वक्त भी, लेकिन डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो कर सकती थी। मैं उस तरफ जा रहा था। डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो सब जो बनी गाला में या वजीर आजम हाउस में जो मीटिंग हो रही थी और जिनका बानी पीटीआई खुद एतराफ किया कि जो 9 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तहरीक-ए-एतमाद पर कार्रवाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने असद केस को मना किया था कि आज की तारीख
निकल जाए, 10 तारीख हो जाए, तो उसके बाद हम इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो वो एतराफ कर चुके हुए बानी पीटीआई के हम तो उस आईनी अमल को रोक रहे थे, आइन तोड़ने में प्रॉपर उन्होंने उसका एतराफ किया आइन तोड़ने का। तो उस पर यकीनी तौर पर वो एक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की एक नाकामी कहिए या उनका उस तरफ तवज्जो नहीं थी या कोई और वजह थी, जो भी वजह थी, या उस वक्त जस्टिस बंदयाल साहब बैठे हुए थे, शायद वो समझते थे कि वो कार्रवाई नहीं होने देंगे, लेकिन जो भी वजह थी, सबसे बड़ा जो इकदाम था वो था आइन को तोड़ने का, एक तहरीक अदम एतमाद जिसको किसी सूरत रोका नहीं जा सकता था। जो माइनर प्राइम मिनिस्टर थे, जो शिकस्त खा चुके थे तहरीक अदम एतमाद के, उन्होंने असेंबली तोड़ने की एडवाइस की। वो सबसे बड़ा जो जुर्म कहा जाए आईनी तौर पर वो, लेकिन उस पर अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट अब पूछती फिर रही है कि जी उस पर क्या कार्रवाई हुई है या क्यों नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि वो एक इशू बनेगा आगे जाकर, खासतौर पर सदर मुमलिकत साहब के लिए। अभी वो अगर आराम से चीजें स्मूथली होने देते तो शायद कहीं ना कहीं कोई नरम कोशिश के लिए होता। अब मुझे लगता है कि आगे के लिए कुछ होंगी। पीजे साहब, इमदाद को लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, खासकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मामला है उसमें जब तक उन्हें इस्तिस्ना हासिल था, जब तक कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा उनका टेन्योर, तो उसके बाद वो इस्तिस्ना भी खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे मौजूद है। तो आपको लगता है कि अलवी साहब के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात है? पीजे साहब, बिल्कुल है, मुश्किलात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। ये तो आपको एक्सपर्ट्स उसको बताएंगे। लेकिन देखें, हम हर जगह जब बात कर रहे हैं, हम एक टेक्निकल हिच के पीछे छुप रहे हैं। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसको आप डिनाइड नहीं कर सकते। आपने उनको रोक किया है बिकॉज दे डोंट हैव वो कहते हैं सिंबल नहीं था, लेकिन वो सब इलेक्ट होके अंदर आ गए। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स that is the verdict of the people of Pakistan. Now, are you going to deny the verdict of people of Pakistan? अगर आप verdict को deny कर रहे हैं, then this parliament becomes absolutely null and void. आपने इस पार्लियामेंट को चलाना है इंसाफ के साथ, आपने इसको चलाना है एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ, और on top of it आपने इसको चलाना मोरालिटी। पीजे साहब, यहां जो आपने जुमला कहा कि इस पार्लियामेंट को चलाना है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ये जुमला बहुत अहम आपने कहा, मोरालिटी का। इखलाकी तौर पे तो मैं और आप कह सकते हैं कि जी जो उनका हक बनता है उन्हें दे दें, लेकिन अगर बाय बुक इलेक्शन कमीशन के कवानीन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इजाजत नहीं देते, तो पाकिस्तान की पार्लियामान और पाकिस्तान की सियासत ने इखलाकियात पे चलना है या कॉन्स्टिट्यूशन और बाय बुक चलना है? नहीं, फिर आप वो गामा पहलवान वाले दंगल ले आएंगे जो कि शुरू हो गए हैं। आपके पंजाब असेंबली में देख लिया आपने नाराबाजी, अब आप देखेंगे सेंटर के अंदर भी। तो अगर आपने यही मुजाहरे देखने हैं और आपने नज़ारे देखने हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। देखो ना, जब आपकी बुनियादी चीज ठीक नहीं है और आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, एक पार्टी को हटा दिया, वो पार्टी फिर आ गई, रिगार्डलेस वो फिर आ गई अंदर, वो बेनामी पार्टी आ गई। अब आप उसके वो दूसरे कहते हैं जी हम आपको अपना नाम देते हैं, वो नाम के साथ भी आने के लिए तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई हमारे जो सीटें हैं आप उनकी तो हमें रिजल्ट दो। आप डिले किस चीज का कर रहे हैं, मुझे बताएं। व्हाट इज द डिले? What is the delay? I mean, why is the delay? Why is this more important? What is, छोड़ दें आप, why is the delay? I mean, ये क्या वजह है? हम सबको पता है। वो कहते हैं ना, वो एक इंडियन जज ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को दोनों को पता होता है कि गिल्टी कौन है और सच्चाई क्या है। ये जज होता है जो ट्रायल पे होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका इलेक्शन कमीशन इज ऑन ट्रायल। ये क्यों नहीं भाई बताता? इसने हर चीज को जैम करके रख दिया। तुम्हारा तो काम है जल्दी से ये अवाम के आगे रखो और सारी पार्टीज लेट द पार्टीज डिसाइड और द पार्लियामेंट डिसाइड। बिल्कुल ठीक हो गया। इमदाद, जो पीजे साहब ने पॉइंट मेक किया, वो कहते हैं कि मोरालिटी और इखलाकियात का एक तकाजा है कि जिस जमात को नहीं लड़ने दिया गया उसके इंतखाबी निशान पर अब वो आ चुकी है। प्रेसिडेंट अलवी साहब का कंडक्ट अपनी जगह पे, उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी, ऑफिस से मैं आईनी और कानूनी तौर पर सवाल करूंगा, लेकिन आपके ख्याल में क्या मोरालिटी के तहत ही पार्लियामान और सियासत ने आगे चलना है?
देखिए वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, सिर्फ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं होती। ये जो पीएस इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का निशान छीन लिया गया, उसके बावजूद उन्होंने मुख्तलिफ निशानों पर इंतखाबात लड़े और एक बड़ी बड़ी तादाद में हम उनके निशान को छोड़ देते हैं। वो तो 180 क्लेम करते हैं, लेकिन जितनी सीटें अभी उनकी, जितनी रिप्रेजेंटेशन उनकी हुई है, जितने लोग उनके कामयाब करार दिए गए, वो भी एक बड़े नंबर में। तो इस इशू को किसी ना किसी तरह जो है वो हल करना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये जो अगर फर्ज कर लेकिन इमदाद अगर बुक और कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देती, फिर भी आप कहते हैं कि अखलाकियात पे तय कर देना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले को कहीं ना कहीं डिसाइड होना होगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो कंप्लीट नहीं होती ना। जो असेंबली है, देखिए अब कानून, नया कानूनी सवाल खड़ा हुआ ना, अब इस कानूनी सवाल का कहीं ना कहीं तो हल निकलना है। हाफिज साहब, इमदाद जो पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहे थे, जो मैंने अंडरस्टैंड किया, वो ये कहते हैं, उनका जो आखिरी जुमला था पार्लियामेंट के रिगार्डिंग के एक कानूनी सवाल उठाया और उस कानूनी सवाल का जवाब पार्लियामेंट नहीं देना है। तो आपको लगता है कि इस पर कोई फौरी लेजिस्लेशन की जरूरत होगी या नहीं? कोई ऐसा मामला नहीं है, रूल्स आर सेट, उस पर इलेक्शन कमीशन को सिर्फ अपना डिसीजन देना चाहिए ताकि चीजें आगे बढ़े। मैं आपको शायद बताऊं कि 9 अप्रैल 2022 से लेके आज तक जितने फैसले आए हैं और हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर गए, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं, फिर हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर आए हैं, फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर आए हैं, आप ये देखें कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट किया? कोई एक फैसला देख ले, जो फैसला खिलाफ आया वो गलत, जिसके खिलाफ आया ना, जिसके खिलाफ आया है उसने सबसे पहले पाकिस्तान की कोर्ट्स को लिताड़ा है, उसके बाद उसने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को लिताड़ा है, उसके बाद जो मीडिया के अंदर जो लोग बोले हैं उन्हें उसके अंदर लिताड़ा है और उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और बाकी सारा पाकिस्तान जो गलत है। दूसरी दफा वही फैसला जो है उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर अगर दूसरी तरफ आता है तो वो कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ की फतह है, पाकिस्तान की अदालतें इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट किसी तरह लफ्जों में यही है, जो फैसला खिलाफ आया नहीं, वो जिस तरह कहते हैं ना, वो जिस तरह कहते हैं ना इंग्लिश हप हप हुरे हुरे वाला बात है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर पिछले 15-20 साल से चल पड़ा है और स्पेशली 2013 से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया है। अब भी आप देखें कि बार बार हम मैंडेट की बात करते हैं कि जी मैंडेट, और भाई मैंडेट होना एक अलग चीज है, असेंबली के अंदर आपकी स्ट्रेंथ शो करना एक और चीज है। असेंबली के अंदर आपको 169 चाहिए, उस 69 के लिए इस सिचुएशंस के अंदर आपको 2 पॉलिटिकल पार्टी का इकट्ठा होना जरूरी है, जो या पीटीआई या पीएमएल हो जाए या पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी हो जाए या पीएमएल या पीपल्स पार्टी हो जाए। अब ये कहा जाए कि नहीं हमारा वो इशू नहीं है, हम चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो हमें उसका देना चाहिए। एक दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि क्या फिर हम अपनी अदालतों पे एतमाद करते हैं? अगर पिछले 1 साल की जिस तरह मैंने आपको स्टैंडिंग बताई है कि अप्रैल 2022 से लेके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन को हम कहते हैं, कभी हम स्पेशल बेंचेस पे कहते हैं, कभी ये पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर आ जाती हैं, कभी हमारे चीफ जस्टिस की ट्रोलिंग करती हैं, उसमें हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो ये सारी इशूज और उसके अंदर जो प्रेसिडेंट का रोल है, जो इन सारी चीजों को काम डाउन करने के लिए चाहिए था, प्रेसिडेंट ने इस सारी कंट्रोवर्सी को और उभारा है। आप ये देख लें, इलेक्शन डेट का मामला आया तो उसके अंदर प्रेसिडेंट और सुप्रीम पॉलिटिकल कमजोरी तो है ना शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट की। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शायद सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 दफा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा जस्टिस बंदयाल के दौर के अंदर कहा और दूसरा भी सुप्रीम कोर्ट ने, कब ये इलेक्शन डेट वाली मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि यार प्रेसिडेंट को जो काम करना चाहिए था वो उसने किया नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिए था वो उसने उस दौर के अंदर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं लगता कि चलें जो पॉलिटिकल कमजोरी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने अदम एतमाद वाले फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के दिखाई, वो अब भी दिखाएगी? नहीं, देखे ना कि वो जस्टिस मियां खेल का वो जो एक था उसको किसी ने रिव्यू भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल, मैं इस पे भी हूं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर किसी ना किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आती जाएगी। अब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो पिछले 2.25 साल से, जब से ये सारा सिलसिला आया, हर चीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी के अंदर जाता है और उसके बाद एक दुआ करके वहां से निकल जाता है। अब ये अगर आप ये देखें, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड मौजूद है कि प्रेसिडेंट ने बुलाना है और भी लेट्स डिसाइड, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, वो कोर्ट के अंदर चला जाएगा। और अभी भी जो आपकी कॉम्पोजिशन है 4 प्रोविंस के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर, ये जो वीमेन सीट्स हैं ये आपकी गवर्नमेंट मेकिंग और ब्रेकिंग के अंदर इनका रोल नहीं है। 18
13 के अंदर इनका रोल था कि जब आपका एक दो का फर्क था, अब नहीं है। लेकिन उसके अंदर यह है कि प्रेसिडेंट भी जो है वो अब जाते जाते अगर 2-4 दिन रह गए, कुछ सेन एलिमेंट देखे, और मेरा ख्याल है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने कुछ वाइज किया है, नहीं तो वो कहता कि जी फॉर्मूला तो वही है ना, वही है। तो उसने तो किया, वहां एक्सेप्ट कर लिया, आया, उसने ज्वाइन किया, उसने ओथ लिया, उसके बाद अगले स्पीकर का उसने ओथ लिया और ओथ लेके उसने कहा जी कि मैं जा रहा हूं। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट एक मिनट के लिए यहां लेट्स द कोर्ट विल डिसाइड। एक मिनट के लिए पीजे साहब, जो पॉइंट मेक किया हाफिज एहसान साहब ने, सब्तान खान साहब स्पीकर पंजाब असेंबली, उनका भी ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्यादि पिछली गवर्नमेंट से था। उन्होंने सारी चीजें जो प्रोसेस ड्यू था, जो भी उनके तहफुजात होंगे, लेकिन उन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया। आपको नहीं लगता कि अलवी साहब भी इसी तरह ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते तो ये एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन ना होती? पीजे साहब, ये छोड़ दें कि किसने किया नहीं किया, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। ये नो कॉन्फिडेंस लेके आए, वो तो गवर्नमेंट वैसे जा रही थी, पीटीआई तो जिस आपने हालात आपने देख लिए थे, उनका तो बेड़ा गर्क हो रहा था। इन्होंने उसको एक मरती हुई एक पॉलिटिकल फोर्स को आपने उसको जिंदा कर दिया। इनको जल्दी थी पार में आने की, 16 महीने के कर लो। 16 महीने वो 8 महीने नहीं सर्वाइव कर सकते थे पहले, अगर वो रहते। आपने करके आ बैल मुझे मार, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इन्होंने गलत किया, लेकिन 16 महीने जो प्रेसिडेंट अलवी साहब का कंडक्ट है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल नजर नहीं आता। सर उनका जो कंडक्ट है दैट इज अनबिकमिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट है फेडरेशन के, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है प्रेसिडेंट। आज अगर कल आते हैं आसिफ जरदारी साहब, तो ही विल नॉट बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पीपीपी। माइंड यू, जरदारी साहब को प्रेसिडेंट इनके अलवी साहब के साथ कंपेयर करना, आई थिंक ये इट विल बी अनजस्ट। जरदारी साहब इज अ फार मोर पॉलिश्ड पॉलिटिशियन देन परहैप्स आवर फ्रेंड है डॉक्टर अलवी। तो मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही बात की है। मैंने कहा ना, परसेप्शंस क्रिएट हो गए थे, और वो जो परसेप्शंस होते हैं वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। तो ये चीज हो गई थी कि उन्होंने बिल्कुल ही एक टिल्ट ले लिया कि जो चीज होती थी बीच में वो इंटरवीन कर जाते थे। ये प्रेसिडेंट नहीं करते। अगर तो हमने प्रेसिडेंट बनना है, बिल्कुल ठीक, और अगर प्रेसिडेंट रहना है तो अगर आपने इसी रवायत को आगे लेके चलना है। साहब लास्ट 30 सेकंड्स है, मैंने जरा ब्रेक पर जाना है और फिर वाइंड अप करना है। बिल्कुल ठीक। पीजे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमदाद साहब आपका, हाफिज एहसान साहब। नाज़रीन, तीनों मेहमानों ने गुफ्तगू की, लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जानिब से गुज़िश्ता 2 से 2.5 साल में जो भी इकदाम किए गए, क्या उनकी टर्म पूरी होने के बाद इसे एक किस्सा पारीना समझा जाएगा, या फिर अगर जो मामलात गैर आईनी है और सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी या गैर कानूनी करार दिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है? इसका फैसला हुकूमत वक्त ने करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे, जरा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को डिस्कस करेंगे कि वहां हुकूमत साजी के मामले पर क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में, जैसे कि ब्रेक से पहले जाने से पहले हमने आपको बताया था, जरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को डिस्कस करेंगे। मुमताज बंगश, ब्यूरो चीफ पेशावर 92 हमारे साथ होंगे, और खलील अहमद, ब्यूरो चीफ क्वेटा 92 हमारे साथ होंगे। जरा मुमताज बंगश साहब से पूछते हैं बंगश साहब, जो नंबर गेम मैं देख रहा हूँ, 115 का ऐवान है, 113 पर इलेक्शन हुए और 91 सीटें इंडिपेंडेंट्स के पास हैं जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो सकती हैं। आपको नजर आ रहा है कि सारे मामला स्मूथ हैं, केपीके में जो गवर्नमेंट की नामजदगी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला है, आराम से हो जाएगा, या कोई इन फाइटिंग मौजूद है पीटीआई में? बंगश साहब शुक्रिया। असल में जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो जरा पंजाब से कदर मुख्तलिफ इसलिए है कि यहाँ पे चूंकि क्लियर कट मेजॉरिटी इनको हासिल है, अगरचे इस वक्त जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका जो फैसला हुआ है अभी तक वो 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2 मुस्लिम लीग नून के अलावा जीआई के हिस्से में भी सीटें आई हैं, लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनको ताहाल ये नशिस्तें नहीं मिले। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि उनको क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल है, तो अगर उस वक्त तक हुकूमत बनने तक या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के इंतखाब तक वो नशिस्तें अगर उनको ना भी मिले तो कोई मसला इसलिए पेश नहीं आएगा
कि इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के 7, मुस्लिम लीग की 6, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4, अवामी नेशनल पार्टी और PTIP का एक मेंबर है, इसके अलावा 3 आज़ाद अरकान भी हैं। तो इनको अगर मिलाकर भी देखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तब भी कुछ नहीं बन सकता। तो अब मेरा जो सवाल है मुमताज बंगश साहब कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो नामजदगी है उस पर कोई इनफाइटिंग तो मौजूद नहीं है कि PTI जो है KPK में, या क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि असद कैसर साहब कुछ लॉबिंग कर रहे थे अपने भाई के लिए। आपको लगता है कि चीजें स्मूथ हैं PTI के लिए KPK में डिसीजन मेकिंग में? जी बिल्कुल, शुरू में जब उनका नाम लिया जा रहा था तो उस वक्त न सिर्फ असद कैसर बल्कि कई एक रहनुमा और ऐसी भी थे कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इलेक्शन जीत कर वजीर आला बन जाएंगे। इनमें तैमूर सलीम जगड़ा सारे फहरिस्त थे, लेकिन वो तो इलेक्शन चूंकि हार गए तो उनके लिए उनका कोई इम्कान नहीं था। असद कैसर अपने भाई के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको ये कहा गया कि उनके भाई को स्पीकर बनाया जाएगा। बाकी दीगर जो अरकान है, जो साबिक वज़रा है, चूंकि वो इस वक्त नाकाम हो गए हैं, तो इनमें से कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में आए। चूंकि ये फैसला बानी चेयरमैन की तरफ से आया है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं और इस वक्त बड़ी आसानी से उनको। अच्छा मुमताज, गवर्नर KPK चूंकि जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है, गवर्नर KPK पावर शेयरिंग फार्मूले में पीपल्स पार्टी के पास आया है। मेरी मालूमात के मुताबिक 2 से 3 नाम जेरे गौर हैं, 2 नाम खासकर मेरे सामने आए हैं, एक अमजद आफरीदी और दूसरे फैसल करीम कुंडी। क्या यह हो सकता है कि वजीर आला और गवर्नर दोनों का ताल्लुक DI खान से हो? हाँ बिल्कुल, चूंकि यहाँ पे लोगों का, बल्कि खुसूसन जो अपोजिशन की जमातें, उनका कहना यह है कि चूंकि जनूबी अजला में ये जमातें जो हैं इंतहाई पीछे रही हैं, वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी पिछले जो 2 इलेक्शन बल्कि 3 इलेक्शन कहिएगा तो उसमें काफ़ी उनको पजीराई हासिल थी। अब उनका कहना यह है कि अगर जनूबी अजला में जो जिनके अक्सर अजला जो हैं वो ज़्यादा पसमानदा भी हैं, अगर उनसे दोनों का वो इंतखाब हो तो कोई मजाकी की बात नहीं, क्योंकि शुरू माजी में सिर्फ एक वजीर आला ऐसे थे। तो आप फैसल करीम कुंडी को मजबूत पोजीशन में देखते हैं अली अमीन गंडापुर के सामने गवर्नर हाउस में? जी बिल्कुल, फैसल करीम कुंडी की खुशकिस्मती ये है कि वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी काफ़ी अन रहे हैं और जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके भी बड़े करीबी रहे हैं। उनके मुकाबले में जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका प्रोफाइल इतना ज़्यादा नहीं है कि वो जो अपनी पार्टी की आदत है उसके मुताबिक उनका नाम ज़ेर गौर हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके नाम ज़ेर गौर ज़रूर हैं, लेकिन जो ज़्यादा पलड़ा जो भारी नज़र आ रहा है वो फैसल करीम कुंडी ही का है। और ख्याल ये किया जा रहा है कि बजाय इसके कि वो इस बात पर सोचें। मुमताज हमारे साथ ही रहिएगा, जरा खलील की तरफ जाते हैं और क्वेटा की सिचुएशन। खलील, बाज़ाहिर नंबर गेम में क्लियर हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक जो भी 4 से 5 नाम जेरे गौर हैं, जिन्हें हम पिछले 2-3 रोज से डिस्कस कर रहे हैं, उस पर डेडलॉक है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा। आपके पास क्या इत्तला है? वजीर आला कौन होगा? फिर उसके बाद PMLN पर मैं आपसे बात करूंगा और गवर्नर पर। जरा वजीर आला पर क्लियरिटी दें। जी हाँ बिल्कुल, मुल्क के जो दीगर सूबे हैं उनके वज़रा आला और वज़ीर आज़म का फैसला तो हो गया, लेकिन इस बार तख्त बलूचिस्तान पे कौन बैठेगा इसका फैसला अब तक नहीं हो पा रहा है। और वही 4 नाम जो कि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी, इसके अलावा सादिक इमरानी, ज़हूर बुलेदी और मीर सरफराज बुगटी के नाम चल रहे हैं, लेकिन इन पे अब तक क्या डिसीजन आया है, कि क्यों ऐलान नहीं किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी मामा बना हुआ है। कि बिलावल भुट्टो कल सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद आएंगे और वहाँ आके जो है इस बलूचिस्तान के लिए जो वज़ीर आला है उनका ऐलान करेंगे, लेकिन जिससे भी बात की जाए तो वो यही कहता है येट नॉट कन्फर्म, कोई भी उम्मीदवार अब तक कन्फर्म नहीं। और हो सकता है कि हम जिन नामों पे गौर कर रहे हैं वो कोई वज़ीर आला ना हो और कोई ब्लैक हॉर्स जो है वो सामने आ जाए जिसका ऐलान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। ताहम मेरी इतलात के मुताबिक कुछ लोग जो हैं वो कोयटा पहुँच गए हैं और कुछ जो अहम रहनुमा हैं वो अब तक इस्लामाबाद में, और आज या कल जो इजलास हो रहा है उसके बाद ही वो कोयटा आएंगे और फिर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का जो है काम शुरू होगा। जैसे कि 28 फरवरी को जो है वो इजलास बुलाया गया है, तो उसी हवाले से ये लोग जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो ऐलान करती है वज़ीर आला का, तो फिर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा। जी
अच्छा, मुस्लिम लीग नून के 2 से 3 इजलास हुए, खलील इस्लामाबाद में हुए और लाहौर में भी हुए। उनमें अंदरूनी जराए का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी ग्रुप है वो एक अलग सोच रखता है और जो सूबाई सदर हैं जाफर मंदोखेल, उनकी एक सोच जरा मुख्तलिफ है। उधर की क्या इतलात हैं? PMLN चूंकि स्पीकर चाहती है अपना, और जाफर मंदोखेल साहब या PMLN की मरकजी क़यादत चाहती है कि स्पीकर किसी इत्तेहादी जमात को अकोमोडेट करने के लिए दिया जाए। आपके पास क्या इत्तला है? राहिला हमीद दुरानी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगी PMLN की स्पीकर के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। राहिला हमीद दुरानी गुज़िश्ता जो असेंबली थी उससे पहले वो स्पीकर रही और अब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे उनका नाम सामने आ रहा है। सूबाई क़यादत तो जो हमारी इतलात है उसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत है उनका ख्याल है कि साबिक़ स्पीकर राहिला दुरानी ने गुज़िश्ता असेंबली भी बड़ी अच्छी तरह चलाई और इस तरह उन्होंने देखा जब उन पर बुरा वक्त मुस्लिम लीग नून पे आया था तो कई बड़े बड़े नाम जो है इधर उधर हो गए, लेकिन राहिला हमीद ने जो है वो बिल्कुल पार्टी को नहीं छोड़ा और पार्टी के साथ रही और खड़ी रही और आज फिर दोबारा वो मुंतखब हो गई है। तो उनको इसका सिला जरूर दिया जाएगा और इस हवाले से ये खबरें हैं कि सूबाई क़यादत अच्छा खलील, गवर्नर बलूचिस्तान के लिए, लेकिन खलील गवर्नर बलूचिस्तान के लिए कौन कौन से नाम ज़ेरे गौर हैं? और बाप के साबिक चेयरमैन सेनेट, जो साबिक नहीं अभी भी चेयरमैन सेनेट हैं, सादिक संजरानी साहब, उन्हें आप कहां देखते हैं बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में? जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नर बलूचिस्तान के लिए जो सबसे फेवरेट नाम आ रहा है वो जाफ़र मंदोखेल साहब का है, क्योंकि बलूचिस्तान में एक रवायत बन गई है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो बलूच होते हैं, तो वो गवर्नर जो है वो पश्तून ट्राइब से होते हैं। तो इस वक्त सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है वो जाफ़र मंदोखेल साहब हैं। और जहाँ तक सादिक संजरानी का ताल्लुक है तो वो अब क्या किरदार अदा करते हैं तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह से स्पीकरशिप का जो है ओहदा जो है हासिल कर ले और बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर बन जाए, लेकिन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ये ओहदा बाप पार्टी को देने पे तैयार नहीं है। ताहम उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि आखिरी मिनट है खलील, एक सवाल आपके सामने रखूंगा, 30 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जाफर मंदोखेल के साथ सैदाल खान नासिर गवर्नर के कैंडिडेट हो सकते हैं या नहीं? जाफ़र मंदोखेल जो है वो सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। सैदाल नासिर ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, वो कैंडिडेट थे लेकिन विड्रा कर गए और वो बिल्कुल गैर मुतहर्रिक जो है ना वो मुस्लिम लीगी वर्कर हैं और उनको अगर बलूचिस्तान में गवर्नर लाया जाता है तो ये मुस्लिम लीग नून का कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। ताहम कि जैसे जाफ़र मंदोखेल हमने कहा कि वो कई बार रुकने पार्लियामेंट और सूबाई से वजीर रह चुके हैं, तो उनका नाम खलील बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। नाज़रीन, खलील और मुमताज़ बंगिश से हमने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल मालूम की। बलूचिस्तान का फैसला नहीं हो सका कि चीफ मिनिस्टर कौन होंगे और खलील ने किसी डार्क हॉर्स का इशारा किया। अब डार्क हॉर्स हो या 4 ज़ेरे गौर नामों में से हो, होना पीपल्स पार्टी का जयाला ही है। अगले हफ्ते तक, अगले प्रोग्राम तक मुझे शायद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।